दोस्तों नमस्कार। आज कोई आपसे कहे कि अच्छे दिन आने वाले हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वाकई आप 8 बरस पहले के हालातों को याद करेंगे? आने वाले वक्त और मौजूदा वक्त में अच्छे दिनों को तलाशना शुरू करेंगे? या फिर हवा में दिए गए नारों को परखना शुरू करेंगे? करेंगे क्या? क्योंकि इस दौर में महंगाई का जिक्र है, बेरोजगारी का जिक्र है, देश में सरकारी उपक्रमों को बेचने का जिक्र है, बैंक पे बढ़ते एनपीए का जिक्र है, कंगाल होते लोगों की फहरिस्त बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अच्छे दिन आने वाले हैं। और इस जिक्र के साथ हो सकता है आपके जहन में बहुत सारे नारे गूंजने लगे, लेकिन उन नारों की स्थिति और मौजूदा वक्त में क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है कि 2014 में जो स्थिति थी, जो बदतर स्थिति थी, उससे भी कहीं ज्यादा बदतर स्थिति में भारत आकर खड़ा तो नहीं हो गया? और लोगों की स्थिति 2014 से भी कहीं ज्यादा बुरी तो नहीं हो गई? आज पन्नों को इसलिए टटोलने की जरूरत है क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, तो जहन में आज की तारीख याद रखिए, 16 मई 2022। और 16 मई 2014 को प्रधानमंत्री बनने से पहले चुनाव परिणाम आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में बहुत साफ तौर पर लिखा था, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ठीक 8 साल पहले जो कहा गया उसे पहले देख लीजिए। इंडिया हैज वॉन, भारत की विजय, अच्छे दिन आने वाले हैं। 16 मई 2014 2:09 पर दोपहर के वक्त चुनाव परिणाम लगभग साफ हो चले थे कि बीजेपी जीत चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी होंगे अब। और तब कहा गया था अच्छे दिन आने वाले हैं। और यह नारा और ये शब्द इस देश के माथे पर इस तरीके से चस्पा हो गए कि उस दौर की सारी बातें हर किसी को याद आने ही लगती है। हर किसी को याद है नारे लिखे जाते थे, बहुत हुआ महंगाई पर वार। लेकिन 2014 में जो महंगाई दर थी मौजूदा वक्त में उससे ज्यादा हो चली है। उस वक्त लिखा था बहुत हुआ नारी पर वार। एनसीआरबी का डाटा बतलाता है कि 2014 से बुरी हालत नारियों की इस देश में हो चली है, जो उनके खिलाफ अपराध होते हैं। तब कहा गया था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, करप्शन की नई परिस्थितियों में सिस्टम को ही कैसे करप्ट कर दिया जाए, यह मौजूदा वक्त का सच है। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, किसानों ने 1 बरस से बड़ा आंदोलन भारत ही नहीं दुनिया में कहीं नहीं किया, लेकिन इस देश में करना पड़ा। प्रधानमंत्री झुके जरूर, लेकिन वो नारा हर जहन को याद होगा। कहा गया बहुत हुआ जनता पर पेट्रोल डीजल की मार। पेट्रोल और डीजल तब क्या कीमत थी, अब क्या कीमत है, बताएंगे आपको। बहुत हुआ बिजली पानी का हाहाकार। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की जो स्थिति है, शहरों में भी, और बिजली की स्थिति से कुछ चीजें अब रूबरू हो चली है कि दरअसल जो लगातार कहा जाता है बिजली का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, लेकिन डिमांड बढ़ गई तो हम क्या करें, यह कहा जाता है। लेकिन उस दौर के नारों को तो याद रखना होगा। काले धन पर कड़ा प्रहार। अब की बार मोदी सरकार, काले धन का जिक्र आते ही हर एक पेपर आपके जहन में रेंगने लगेगा। 2008 का लिंचस्टाइन पेपर, 2010 का विकिलीक्स, 2011 का एचबीसी पेपर, एचएसबीसी पेपर, 2011 का ऑफशोर पेपर, 2014 में लग्जमबर्ग लीक्स, 2015 में स्विस लीक्स, 2017 में पैराडाइज पेपर। और ये सब कहते कहते आपके जहन में एक एक चीज सवाल उठने लगेंगे। अच्छा, माल्या इसी दौर में भाग गए, मेहुल चौकसी इसी दौर में भाग गए, नीरव मोदी इसी दौर में भाग गए। और जब सरकारी दस्तावेजों को हमने टटोलना शुरू किया तो पता चला 250 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बैंकों से कर्ज लेकर इस देश को छोड़कर फरार हो गए हैं। इसी दौर में हुआ है जब काले धन पर कड़ा प्रहार करने का नारा दिया गया था। इसी दौर में एनसीएलटी और आईबीसी के जरिए 4000 से कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और बैंक भी दिवालिया इसी दौर में होने लगे। इसी दौर में सरकार की कंपनियां, चाहे IL&FS हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, दिवालिया हर कोई होने लगा। लक्ष्मी विलास बैंक भी दिवालिया हो गया और पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक भी दिवालिया हो गया। यस बैंक भी दिवालिया हो गया। DHFL में भी फ्रॉड हो गया।
ये सारी परिस्थितियों में बैंक का एनपीए जो 2014 में 2,14,000 करोड़ था, वो बढ़ते बढ़ते 18 लाख करोड़ को पार कर गया और 8 लाख करोड़ से ज्यादा सरकार ने रिटर्न ऑफ भी कर दिया इस दौर में, यानी माफ भी कर दिया। यानी उस वक्त के एनपीए का 4 गुना ज्यादा इस दौर में माफ भी हो गया। फिर भी एनपीए दुनिया के देशों की तुलना में भारत में अव्वल नंबर पर है। यह कमाल की चीज इसी दौर में हुई है। लेकिन सवाल यह है, 2014 बड़ी बुरी गत थी उस समय, बड़े तेज आंदोलन भी चल रहे थे, बड़ा शोर सुनाई देता था, बीजेपी आरएसएस आंदोलनरत थी और लगता था सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। और 2014 से 2022 आप अपनी रसोई में जाइए और एक एक सामान उठाकर देखना शुरू कीजिए और याद करना शुरू कीजिए 2014 में उसकी क्या कीमत थी। यह भी जहन में रखिएगा कि 2014 में आपकी कमाई क्या थी, 2022 में कमाई क्या थी। इस देश के भीतर में कितनी नौकरियां चली गई, कितने सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए गए, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की ही संख्या उसमें कटौती कैसे शुरू कर दी। पूरा कच्चा चिट्ठा इस 8 बरस के सच में ही छुपा है। क्योंकि अगर आप पाम ऑयल जैसे उठाएंगे तो आपको 160 रुपए केजी आपके जहन में आ जाएगा। 2014 में इसकी कीमत थी 68 रुपए, यानी आधे से भी कम। वनस्पति उठाएंगे तो उस समय 70 रुपए था, आज 170 रुपए है। सरसों तेल उठाएंगे तो उस समय 90-91 रुपए में मिलता था, आज 190 रुपए में मिलता है। मूंगफली का तेल उठाएंगे तो उस समय 116 रुपए में मिलता था, आज 188 से 90 रुपए के बीच में किलो मिलता है। सोयाबीन तब 77 रुपए किलो था, आज 170 रुपए किलो है। सनफ्लावर जो सूरजमुखी का तेल होता है वो तब 90 रुपए किलो था, आज 190 रुपए किलो है। दूध तब 48 रुपए था, आज 60 रुपए है। जो फुल क्रीम होती है, जो टोन दूध आता है ना, वो तब 38 रुपए था, आज 50 रुपए है। उस समय 2014 में काउ मिल्क तो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, 2016 में किया गया 42 रुपए किलो के साथ, लेकिन वह भी 52 रुपए आज की तारीख में पार कर चुका है। दोबारा लौटिए 2014 और 2022 के बीच में खड़े होकर सोचना शुरू कीजिए कि जो रसोई गैस आती थी तब 410 रुपए थी, आज 1000 रुपए पार है। तब जो सीएनजी गैस थी उसकी कीमत 33 रुपए 50 पैसे थी, आज ये 73 रुपए 61 पैसे है। पता नहीं सीएनजी से क्या दुश्मनी है। सीएनजी गैस सबसे पहले मोदी सरकार ने 3 महीने में आने के बाद ही बढ़ा दी थी, और वह भी छोटी मोटी कीमत नहीं बढ़ाई थी, बल्कि 8 से 11 रुपए अगस्त के महीने में बढ़ा दिया था। कमाल की चीज है। पेट्रोल उस समय 71 रुपए था, आज 106 रुपए है। डीजल उस समय 56 रुपए था, आज 96 रुपीज है। डॉलर के मुकाबले रुपया उस समय 62 रुपए था, आज की तारीख में यह 78 रुपए छूने की स्थिति में है। क्या वाकई यही स्थिति है इस 8 साल के सफर में कि अच्छे दिन है या नहीं है, या गायब हो गए, या यही अच्छे दिन है? हम 15 लाख का जिक्र आपसे नहीं करेंगे, हम तो यह बताएंगे दुनिया के बाजार से भारत में जो कर्ज था मनमोहन सिंह के दौर तक में, यानी 2014 में, वह 55 लाख करोड़ का था। आज की तारीख में यह बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ेगा? दुगना हो जाएगा? जी नहीं, लगभग तिगुना होने की स्थिति में आकर खड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे? लगभग 139 लाख करोड़ यह है कर्ज। और इसके बाद सोचना आप शुरू कीजिए कि भारत में इन 8 बरस में क्या कुछ हुआ है। अगर आपके जहन में सार्वजनिक उपक्रम आते हैं जिसका डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, तो आप कहेंगे पहले भी तो होता था, यकीनन पहले होता था। और 91 में पीवी नरसिम्हा राव ने शुरू किया था। पीवी नरसिम्हा राव यानी 91 से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के काल तक 2004 तक इस देश में जो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आया वो 44,000 करोड़ का था। मनमोहन सिंह के काल में यह दुगने से ज्यादा हो गया, 1,07,000 करोड़ 10 साल में हो गया, 2004 से 2014 तक। और मोदी सरकार जब आई तो इसने और कमाल किया और यह तकरीबन 3,76,000 करोड़ हो गया। इस 8 बरस के भीतर में उस 10 साल की तुलना में तिगुना, और ओवरऑल 91 के बाद से जितना भी हुआ था उसका भी लगभग तिगुने के लगभग। क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा इन 8 बरस में अच्छे दिन आएंगे का जिक्र? क्योंकि इस दौर में जो लिक्विडेशन जो होता है, जो खास तौर से जो सार्वजनिक कंपनियां होती हैं, जो या फिर प्राइवेटाइज या मर्जर जो किए जाते हैं, जानकर आपको हैरत होगी इस देश के भीतर में जो प्राइवेटाइज सेक्टर के हाथ में पीएसयूज दिए गए, जो मर्जर हुआ है, वह कुल 36 हुए हैं।
लेकिन इस 36 में से सिर्फ इन 8 बरस में 26 कंपनियां हैं। वाजपेयी के काल में 8 और मनमोहन सिंह के काल में 2। उस 2 कंपनियों का नाम था जो मनमोहन सिंह के काल में हुई थी, एमएमटीसी पंप इंडिया, और दूसरी कंपनी थी इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। लेकिन उसके बाद तो फिरिस्त बड़ी होती चली गई। वाजपेयी के दौर में 8 और मौजूदा 8 बरस में 26 कंपनियां जिनका लिक्विडेशन हो गया, खत्म हो गई एक लिहाज से। तो ऐसी 35 कंपनियों में से 32 कंपनियां इसी दौर में यानी मोदी काल में ही हुई हैं। यह मत पूछने लगिएगा कि 60 साल में कोई पीएसयू खड़ा हुआ कि नहीं हुआ, सरकार ने कोई कंपनी बनाई कि नहीं बनाई, यह जानकारी मत हासिल कीजिएगा, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है। जो 32 कंपनियों का लिक्विडेशन हुआ है उसमें एक से एक नाम है। अगर हम नाम पढ़ना शुरू करें तो एचएमटी, हिंदुस्तान केबल्स, हिंदुस्तान फोटो फिल्म, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग स्कूटर इंडिया लिमिटेड, भारत पंप कंप्रेशर, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, एक लंबी फहरिस्त है। मनमोहन सिंह के काल में भी 3 कंपनियों का लिक्विडेशन हुआ था। उसमें 3 कंपनियों में एक इंडियन एयरलाइंस थी जो मर्जर के तौर पर एयर इंडिया में शामिल हो गई। दूसरी कंपनी थी आईएएल एयरपोर्ट सर्विस, वह भी उसमें शामिल की गई थी। एयर इंडिया कार्गो, वह भी उसमें शामिल की गई थी। लेकिन उसके बाद तो 32 कंपनियां हैं जिनका लिक्विडेशन हुआ है। कुछ खड़ा किया गया? खड़ा नहीं किया गया, यह मत पूछिएगा। उसके बाद आइए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इस देश में बिकता है और आप बेचते चले जाते हैं और कहते हैं पैसा आ रहा है, उसकी एवज में नौकरियां जाती हैं। कितनी नौकरी चली गई, किस रूप में चली गई, अगर बरस दर बरस गिनिएगा तो आप हैरत में आ जाएंगे। सरकार के माथे पर कोई शिकन क्यों नहीं आती है? 2 करोड़ रोजगार देना तो दूर, जो सरकारी नौकरियां हो रही थी उसमें भी कटौती होती चली गई। और कितनी कटौती हुई, अगर यह आप जानना चाहते हैं, 2014 मई का महीना, एक बार फिर देखिए, अच्छे दिन आने वाले हैं। मई के महीने में इस देश के भीतर में सरकारी कर्मचारी यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या जो हुआ करती थी वह 13,51,000 थी। यानी लगभग 13.5 लाख कर्मचारी पीएसयू में काम करते थे। और ये घटते 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 बरस दर बरस घटते 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 कितने पर आ गया? 2020 का डाटा सरकार ने जारी किया तो जो पार्लियामेंट में जानकारी दी गई उसमें पता चला 9,21,000 यानी 4,29,000 2020 तक ही नौकरियां साफ हो गई थी। और उसके बाद जानकारी और मिली, ये लगभग 4.5 लाख नौकरियों का साफ होने की परिस्थिति आ गई। यानी मौजूदा वक्त में 8,90,000 के लगभग सरकारी कर्मचारी हैं। 2014 में कितने थे? 13,51,000 कर्मचारी जो पीएसयूज में काम कर रहे थे। लेकिन सरकार ध्यान रखती है जनता का। सरकार ने इस दौर में क्या किया? दिहाड़ी में रखना शुरू किया, कैजुअल रखना शुरू किया, यानी सोशल सिक्योरिटी गायब होती चली गई। और बड़ी तादाद में कैजुअल वर्कर्स को रखा गया। 32,000 के लगभग कैजुअल वर्कर बढ़े। जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा था उनकी तादाद तो लगभग 2 लाख से ज्यादा बढ़ गई। यह स्थिति आ गई। और उसके बाद यह सोचिए कि जहां जहां मैन पावर थे उसमें कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट पे रखना, परमानेंट नौकरी नहीं देना, सोशल सिक्योरिटी का सवाल ही नहीं है, दिहाड़ी पे रखना। अगर हम कंपनियों का नाम लें तो जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 50% लोग वहां पर मैन पावर कॉन्ट्रैक्ट पर है। सेल में 48% है, राष्ट्रीय इस्पात में 51% है, बीएचईएल में 28% है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 39% है, बीईएमएल में 35% है। लेकिन अब जो बताते हैं उसमें देखिए ये 70% से ज्यादा है। हिंदुस्तान कॉपर, इंडियन रेयर अर्थ, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल एल्युमिनियम, 60 से 75% यहां पर स्थिति जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की है। और कोलफील्ड के इलाके में भी पूरे तरीके से अब कॉन्ट्रैक्ट में ही काम होने लगा और नौकरियां खत्म होती चली गई। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, इस देश के भीतर में सरकारी नौकर जो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं और राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं, नौकरियां तो आ नहीं रही है, तो जितनी नौकरी थी उतनी भी है या नहीं है? इस बात का जिक्र बार बार होता है कितने पद खाली पड़े हैं। लेकिन हम आपको उसके आगे लिए चलते हैं। जिस समय सरकार हुआ करती थी, सरकार से मतलब यह है जिस समय 2014 से पहले की बात है, उस समय 48 लाख कर्मचारी इस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर थे। दोबारा लौटे आइए, अच्छे दिन आने वाले हैं। उसके बाद ये घटते 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 पता चला कि इस 48 लाख में से 15 लाख लोग
गायब हो गए। आज की तारीख में 33 लाख लोग सरकारी कर्मचारी के तौर पर मौजूद हैं। यह है सेंट्रल गवर्नमेंट का हाल। इसमें पीएसयूज का जिक्र हमने आपसे कर दिया, किस तरीके से वह 13-13.5 लाख से घटते घटते लगभग 8,90,000 पर आ गया। बैंक की स्थिति, बैंकों के भीतर भी जो रोजगार था वो लगभग 10.5 लाख हुआ करता था, वो घटते 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 8 लाख से भी कम की स्थिति में आज आ गया है। यह इस अच्छे दिन की एक परिस्थितियां हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो धीरे धीरे कम होता चला गया तो राज्यों में, एक वक्त याद कीजिए बीजेपी की सरकार कमोवेश हर राज्य में थी, और उसका असर क्या होता है 2014 में जब इस देश के भीतर में मोदी सरकार आई नहीं थी, अच्छे दिन आए नहीं थे, कोई नारा लगाने वाला नहीं था, उस समय स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तादाद जो इस देश के भीतर थी वह 1,35,00,000 हुआ करती थी। 1,35,00,000। आज की तारीख में उसमें 35 लाख कम हो गए। आज की तारीख में 1,96,000 96,546 है। यह है इस देश के सच का अच्छा दिन। और अच्छे दिन के भीतर का एक और सच है, नौकरियां कम हो रही हैं, जो रोजगार है उसको कटौती हो रही है, लेकिन पैसा बढ़ रहा है, यानी जो खर्च है वो बढ़ रहा है। आप कहेंगे ये कैसा कमाल है, तो इसका हम आपको बतलाते हैं कि कर्मचारियों पर जो खर्चे होते थे मनमोहन सिंह के 2014 में, वह थे 1,27,000 करोड़, जो सिविलियन एम्प्लॉइज थे। जो सेना का जिक्र यहां नहीं कर रहे, सिविलियन एम्प्लॉइज का जिक्र कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अधीन बजट, जो आखिरी बजट मनमोहन सिंह काल में खर्च हुआ 1,27,000 करोड़ का। अब आप देखिए 2015 से बढ़ना शुरू होता है। 2015 में ये 1.5 लाख करोड़ होता है, उसके बाद 1,82,000 करोड़ होता है, उसके बाद 1,94,000 करोड़ होता है, फिर 2,05,000 करोड़ होता है, फिर 2,15,000 करोड़ रुपए होता है, फिर 2,35,000 करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा इस दौर में खर्चा बढ़ गया, जो नौकरशाही को दिया जाता है। तो नौकरशाही सत्ता के सामने दंडवत क्यों नहीं रहेगी, नतमस्तक क्यों नहीं रहेगी? अच्छे दिनों की परिस्थितियों में आगे जब आप बढ़िएगा तो ऐसा भी नहीं है कि आप जो कमा रहे हैं खर्च उसी के हिसाब से कर रहे हैं। इसमें भी हेरा फेरी होती चली गई। कमाई अगर गिनना शुरू कीजिएगा तो कमाई थी 14 लाख, खर्च हुआ 17 लाख। 2015 पहला साल जब मोदी सरकार थी, उसके बाद कमाई हुई 16,77,000, खर्चा हुआ 19,88,000। 2015, 16, 17 में कमाई होती है 17,77,000 और खर्चा हो जाता है 22 लाख। और ये बढ़ते बढ़ते रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ये 19 लाख के आगे हांफने लगती है, लेकिन खर्चा यहां 25 लाख के पार हो जाता है। खर्चा बढ़ रहा है, रईसी में कोई कमी आनी नहीं चाहिए। टैक्स पेयर का पैसा लेंगे, जीएसटी से लेंगे, डायरेक्ट लेंगे, पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा कर लेंगे, 27 लाख करोड़ उससे लेंगे, शराब से भी वसूला जाएगा, तेल से भी वसूला जाएगा, अलग अलग सामानों से भी वसूला जाएगा, तब सेस भी लगा दिया जाएगा। यही है इस देश में कमाई। इस दौर में इकोनॉमिक्स का ये मापदंड अनूठा है। अब यहां पर एक सवाल, आखिरी सवाल है, जब सब कुछ ऐसा हो रहा है तो क्या वाकई यही इस देश का सच है? जी नहीं, आने वाले वक्त में यह सच और बड़ा होने वाला है। बड़ा इसलिए क्योंकि कमाई करनी है, तो उसके लिए नया जो निकाला गया है नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन, जो पाइपलाइन निकाली गई जिसमें 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए कमाने हैं। इस वर्ष 2023 के उसकी ईयर की भी जानकारी निकल कर आई, तो सरकार टारगेट पूरा कर रही है। कमाई सिर्फ रेलवे में नहीं हो पा रही है। रेलवे में टारगेट था 57,000 करोड़, कमाई हुई है 30,000 करोड़। लेकिन माइंस में गजब की कमाई हो गई है। 6,060 करोड़ की कमाई का टारगेट था और कमाई कितनी? 33,000 करोड़। और इसी से 2023 का जो 1,62,422 करोड़ टारगेट वह पूरा हो रहा है। हम मोनेटाइज करके बेचेंगे, हम प्राइवेटाइज करके बेचेंगे, हम डिसइन्वेस्टमेंट करके बेचेंगे, तो उसके जरिए इस दौर में क्या क्या असर पड़ता है? नौकरी पर असर, महंगाई पर असर, बेरोजगारी पर असर और इस देश की अपने नेटवर्थ की कमी होने पर असर, डूबते हुए कर्ज की परिस्थितियों पर असर। तो आखिरी सवाल यह है कि इस देश नहीं, दुनिया का रिकॉर्ड भी भारत में ही टूटता है, क्योंकि भारत में कॉरपोरेट की कमाई सबकी नहीं होती है, सबकी बिल्कुल नहीं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे, उस वक्त इस देश में अडानी की जो नेटवर्थ थी
वह 7.1 बिलियन डॉलर की थी। 7.1 बिलियन डॉलर। और आज की तारीख में आप कितना इसको बढ़ाइएगा, हो चला है 123 बिलियन डॉलर। 2014 में 7.1 बिलियन डॉलर और आज 123 बिलियन डॉलर। अंबानी उस समय 23.6 बिलियन डॉलर और आज की तारीख में 100 बिलियन पार की स्थिति है। लेकिन बाकी कॉरपोरेट की स्थिति सुधरी है क्या? बहुत कम की सुधरी है, क्योंकि हम शिव नडार का जिक्र करते